नमस्कार बच्चों, देखो टॉपिक का नाम क्या है। लिटरेरी टर्म्स पढ़ा रहा था मैं आपको पिछली क्लास में, और बच्चों मैंने आपको बताया था क्या होता है वर्ष। सबसे पहले आपको बताया गया था वर्ष, और वर्ष को बच्चों मैंने कहा कि हिंदी में कहा जाता है श्लोक अथवा छंद। श्लोक अथवा बंद कह सकते हैं आप, ठीक है। छंद तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, छंद के लिए हमारे पास दूसरा शब्द है मीटर। हिंदी में मैंने बताया था कि देयर आर सो मेनी मीटर्स इन हिंदी आल्सो। उदाहरण दिया था आपको, मंदाक्रांता है, द्रुत विलंबित है ना, दोहा है, चौपाई है, सवैया है, कवित है, व्हाट आर दीज, ये सब क्या है, ये हिंदी के छंद हैं। उसी प्रकार से बच्चों आयम्बिक, मीटर, आयम्बिक, पेंटामीटर, इस तरीके के छंद अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन अभी उनकी जानकारी आपको हम नहीं देंगे, अभी समय नहीं आया है। केवल आपको इतना बताना है कि वर्ष क्या है। तो वर्ष के बारे में हमने कहा, कोई भी कविता की पंक्ति जो होती है बच्चों, गद्यांश नहीं होता इसमें पद्यांश होता है। और कोई भी जो कविता की पंक्ति है एक, वो वर्ष नहीं होती। एक्चुअली वर्ष होने के लिए कम से कम 2 लाइन्स होना जरूरी है, 2 और मोर लाइन्स, 2 और मोर लाइन्स। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको कि एक उदाहरण तो आपको बताया था मैंने कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि है, उसकी कविता में लिखता है क्या, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। Sorry, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This is a very good example of a verse. This is उसी प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि छोटी कविता बताई थी आपको, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये क्या है, ये अपने आप एक वर्ष बन गया है। इन द सेम वे मैंने आपको दूसरा उदाहरण दिया था, जॉनी जॉनी यश पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, है ना, ओपन योर माउथ, इस तरीके की बताई थी। तो कविता की जो पंक्तियां होती है, जिसे आप हिंदी में पद्यांश कहते हैं, वो वर्ष कहलाता है। पढ़ के मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। फिक्शन जो है बच्चों, फिक्शन का मतलब तो कल्पना होता है वैसे। एग्जैक्ट मीनिंग, इफ यू रेफर द डिक्शनरी टू चेक इट्स एग्जैक्ट मीनिंग, अगर आप इसके सही अर्थ को जांचने के लिए शब्दकोश का सहारा लेते हैं, तो इसका सही जो अर्थ है बच्चों, वो आपको मिलेगा फिक्शन मानी कल्पना होता है। तो मैंने आपको कहा था कि फिक्शन एक इस प्रकार की रचना होती है। फिक्शन इज ए सॉर्ट ऑफ कंपोजिशन विच इज मच मोर फील्ड, FEIGNED, विच इज मच मोर फील्ड रादर देन फैक्चुअल। ये तथ्यात्मक नहीं होती है, इसमें सत्य कम होता है और इसमें कल्पना ज्यादा होती है। आप बच्चों मूवीज देखते हैं, बाहुबली, है ना, 3 इडियट्स, व्हाट आर दीज आर द तारे जमी पर। तो दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट मूवीज। ये अलग अलग मूवीज के नाम हैं। मूवी कैसे बनी है, मूवी किसी स्टोरी के ऊपर बनी, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पहले पटकथा बोलते हैं उसे। चेतन भगत जो हैं वो बहुत अच्छे पटकथाकार हैं, उन्होंने जो है 3 इडियट्स मूवी जो है उसके लिए पटकथा लिखी है। तो ये बच्चों जो पटकथा होती है ये फिक्शन होता है, और उसको जब आप क्या करते हैं, उसको ड्रामेटाइज कर देते हैं, उसको जो है जब अभिनय को उसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एक्टिंग को, तब जाकर के वो मूवी बनती है। लेकिन उससे पहले तो एक किताब होती है। गोदान क्या है, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है बच्चों, आपने नाम सुना होगा गोदान। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी में उपन्यास सम्राट कहते हैं, और उनका जो सबसे अच्छा उपन्यास है, जिसे कह सकते हो आप माइलस्टोन। क्या कह सकते हैं आप, माइलस्टोन। माइलस्टोन किसी राइटर के यश का आधार होता है। गोदान के लिए जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल गोदान ही लिखा है, उन्होंने और भी कई नॉवेल्स लिखे हैं, सेवा सदन लिखा है ना, निर्मला, करबला वगैरह वगैरह, परंतु उनके यश का आधार उसे माना गया है। तो ये फिक्शन की बात थी। तो फिक्शन को बच्चों जनरली आजकल हम किस रूप में यूज करते हैं, इन द सेंस ऑफ ए सिनोनिम ऑफ ए नोवेल। हम आजकल इसे एक उपन्यास के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। वैसे फिक्शन का जो दायरा है उसमें कौन कौन शामिल हैं, उसमें उपन्यास भी शामिल है एंड शॉर्ट स्टोरीज भी शामिल है। अंग्रेजी में R.K. नारायण नाम के जो राइटर हैं, जिन्होंने गाइड नाम की पिक्चर की पटकथा लिखी है, गाइड नाम का नॉवल लिखा है, और उस नॉवल के ऊपर जो मूवी बनी है उसका नाम भी गाइड ही है। देवानंद और वहीदा रहमान ने उस मूवी को फिल्माया है। इसके अलावा उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, कई शॉर्ट स्टोरीज भी है उनकी। तो इस तरीके से बच्चों आप समझ सकते हैं, मालगुडी डेज, ये सब उनके तो लिखे हुए हैं। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, स्वामी तथा उसके दोस्त, ये नॉवल उनका। तो नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज दोनों को मिला करके आप यूँ कह सकते हैं कि फिक्शन का जो दायरा है उसमें नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज दोनों अंतर्वलित हैं। बोथ आर इंटरवेन्ड। आइए बढ़ेंगे।
ये बात हो गई थी बच्चों अपने बीच में। इसके बाद में बच्चों मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको मेटाफर बाद में बताऊंगा, शिमिली पहले बताऊंगा। तो शिमिली मैंने बताया बच्चों, एक तो जनरल कंपेरिजन होता है, जैसे आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे ज्यादा लंबा हूं, तो बच्चों इसके अंदर मैं आपसे तुलना कर रहा हूं। उसी तरीके से मैं कहता हूं यू आर एज टॉल एज आई, यू आर एज टॉल एज आई, मैं नहीं आएगा, आई आएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप भी तो उतने ही लंबे हैं जितना मैं हूं। तो इसमें बच्चों कोई किसी की उपमा नहीं दी जा रही है। उपमा कब दी जाती है? when two dissimilar objects, डी बोला मैंने, dissimilar, when two dissimilar objects are compared to each other, जब दो असमान जो पिंड हैं, वस्तुएं हैं, उनकी जब आप आपस में तुलना करते हैं, तब बच्चों क्या होता है, उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच काम करता है उसे आप शिमिली कहते हैं। शेक्सपियर अपने एक सोनेट में पहली लाइन यही लिखता है, शेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के दिन से करूं? वो एक्चुअली ये कहना चाहता है कि क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के दिन से करूं का मतलब ये हुआ कि क्या मैं तुम्हें गर्मी के दिन की उपमा दूं। यहां जो बच्चों एक विशेष बात है जो समझना आप, एक होता है कंपेयर टू, एक होता है कंपेयर विद। मुझे बच्चों ये बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कंपेयर के बाद में टू आना चाहिए या कंपेयर के बाद में विद आना चाहिए? ये सवाल है मेरा, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आई कंपेयर अनुराधा विद लता, मैं अनुराधा की तुलना लता से करता हूं। एक बात सुनना, उसी प्रकार से मैं कहता हूं लाइफ इज कंपेयर्ड टू ए बैटलफील्ड, जिंदगी की तुलना की जाती है एक रणभूमि से। बच्चों समझाने वाली बात यह है कि अगर दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंपेयर विद ही आएगा। लेकिन जब शेक्सपियर अपनी किताब में अपने सोनेट में लिखता है कि शेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, वहां कंपेयर के बाद में टू लगा रहा, विद नहीं लगा रहा, क्योंकि एक इंसान की तुलना गर्मी के दिन से की जा रही है और ये दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं हैं। ये कैसे हैं? ये डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ये बच्चों डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। ये अंतर समझ में आ जाना चाहिए कि जब दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन की जाती है तो कंपेयर विद आता है, लेकिन जब दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन की जाती है तो कंपेयर टू आता है। शिमिली के बारे में बच्चों मैंने आपको कहा था कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मैंने अलग अलग चीजें बताई थी आपको हिंदी में। राधा क्या है? राधा कुछ नहीं है, राधा का मुख ये क्या है? ये उपमेय है। और उपमान क्या है? चंद्रमा की तुलना की गई है, चंद्रमा की उपमा दी गई है, इसलिए चंद्रमा क्या है? इसमें उपमान है। और सुंदर क्या है? ये है कॉमन क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी है? ये कॉमन क्वालिटी है, ये समान गुण धर्म है जो दोनों में पाया जाता है। और के समान ये वाचक शब्द है। तो ये जो वाचक शब्द है बच्चों, ये अंग्रेजी में, हिंदी में तो इनको वाचक शब्द बोलते हैं, पर हिंदी में बहुत सारे होते हैं, जैसे के समान, के जैसा, की भांति, की मानिंद। बोला था ना मैंने, वक्त उस बहते हुए दरिया की मानिंद है जो कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो मानिंद का मतलब भी होता है की तरह है। हिंदी में तो बच्चों एक शब्द ये भी है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इव। इव का मतलब यही होता है। इव का मतलब भी के समान होता है, ये भी उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। पर अंग्रेजी में लाइक और एज दो शब्द हैं जिनको आप प्रयोग करते हो। एक तो क्या है? लाइक, एक है एज। एक तो लाइक है के जैसा, और एज का मतलब भी क्या होता है? के जैसा। इनका प्रयोग करते हुए जब आप दो के बीच में तुलना करते हो तो जो फिगर ऑफ स्पीच काम करता है वो शिमिली होता है। ध्यान सुनना, शिमिली के बारे में मैंने बताया था बच्चों आपको, शी जैसी ने रेल, आपको उदाहरण दिया था कि वो उतनी दुबली पतली है जितनी क्या है? जितनी रेल की पटड़ी होती है। वह रेल की पटड़ी के समान दुबली पतली है। यहां पर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेरिजन की जा रही है, इसलिए बच्चों ये कंपेरिजन नहीं है, यहां क्या है? सिमिली काम कर रही है। सिमिली का मतलब एक दुबली पतली स्त्री को, एक कृशकाय या क्षीणकाय स्त्री को आप रेल की पटरी की उपमा दे रहे हैं, तो ये बच्चों उपमा है, ये तुलना नहीं है। तुलना तो समान के बीच में होती है। ओके, आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इसे भी देखेंगे आप। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द सी, सागर के सीने में मौजें हैं जितनी। यहां बच्चों ये कहा गया है कि जितनी सागर में मौजें हैं, मेरा मतलब सागर जितना गहरा है उतना गहरा मेरा प्यार है तुम्हारे लिए।
मेरा प्यार तुम्हारे लिए उतना गहरा है जितना सागर है। यहां प्यार और सागर दोनों के बीच में एक क्वालिटी है बच्चों, दोनों के बीच में एक कॉमन क्वालिटी है। क्या है? लव भी बहुत डीप है और जो सी है, समुद्र है, वह भी बहुत डीप है। तो दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। और वैसे आप जानते हो कि प्यार और समुद्र का कोई जोड़पा नहीं है, प्यार और समुद्र के बीच में कोई तुलना नहीं हो सकती, दोनों डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यहां पर आपने इसको क्या किया है, इसे कंपेयर किया है और आपने लिखा माई लव फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत इज एज डीप एज द सी, तुम्हारे लिए मेरा प्यार उतना गहरा है जितना गहरा कौन है, जितना गहरा सागर है। तो यहां सागर और प्यार के बीच में क्या किया गया बच्चों, दोनों के बीच में दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन की गई है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार काम कर रहा है, यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार काम कर रहा है वह हिंदी में उपमा और अंग्रेजी में शिमिली है। बात समझ में आ जानी चाहिए आपके। आइए बढ़ाता हूं बच्चों, क्या होता है मेटाफर, देखना आप एक बार, मेटाफर समझाता हूं आपको। देखो बच्चों, यह है मेटाफर, इसे बच्चों हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। और ये क्या होता है जो मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि समुद्रगुप्ता is like the Napoleon of India. समुद्रगुप्ता इज लाइक द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के समान हैं। तो बच्चों मैंने यहां लाइक शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए अगर आपसे पूछे कोई कि इसमें मेटाफर है या सिमिली है, तो बच्चों आपको यही बताना है कि इसमें तो सिमिली है। क्या है इसमें, तो सिमिली है। एक स्प्रिंग होती है बच्चों, इतनी लंबी, खींचते हो तो इतनी लंबी हो जाती है, और जब आप उसको कॉम्पैक्ट करते हो, जब आप उसको दबाते हो तो उसका आकार छोटा हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेटाफर है वह बच्चों एक प्रकार का उपमा अलंकार ही है, लेकिन कैसा है, कॉम्पैक्टेड सिमिली। कॉम्पैक्टेड सिमिली का मतलब होता है कि ये एक ऐसी उपमा है जिसको दबा दिया गया है और दबाने से इसका आकार छोटा हो गया है, और छोटा आकार हो गया ना बच्चों, तो क्या हट गया है, ही हट गया है। अब बोलो आप क्या लिखा है, समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। दो बातें हैं बच्चों, एक तो समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के समान है, तो उपमा अलंकार है, सिमिली है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन ही है, इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेपोलियन एंड समुद्रगुप्ता। इसका मतलब यह हुआ कि जब डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो जाए, उपमा अलंकार में थोड़ा डिफरेंस तो होता है, फिर भी समानता भी होती है। लेकिन बच्चों जो मेटाफर है उसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान या उसके सदृश नहीं बताया जाता, अपितु एक वस्तु का दूसरी वस्तु के ऊपर पूरी तरह क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है। यहां देखो बच्चों, ये लाइक मैंने हटा दिया है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड सिमिली। मेटाफर कुछ नहीं होता, एक उपमा अलंकार ही होता है, लेकिन कौन सा, कॉम्पैक्टेड। कॉम्पैक्टेड का मतलब उसको दबा दिया, और दबाते ही अनावश्यक शब्द हट गए, जैसे लाइक, एज, ये जो शब्द है ना जिनको वाचक शब्द कहा मैंने, ये वाचक शब्द जो है बच्चों, ये तुलना करने वाले जो शब्द हैं, सिमिली को दर्शाने वाले, सिमिली के सूचक जो शब्द हैं, ये हट जाते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, छोटी सी डेफिनेशन लिखो ए मेटाफर। इसको बच्चों मेटाफोर नहीं बोलते, ये मेटाफर होता है, ठीक है। ए मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड सिमिली। ये बच्चों विद्वानों ने बहुत शोध करने के बाद भी छोटी सी परिभाषा बनाई है, समझे, ये जो है छोटी सी परिभाषा बनाई है। छायावाद हिंदी में चलता है, और जो छायावाद है बच्चों उसकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहता है, डॉक्टर नगेंद्र इस बारे में कहता है कि छायावाद कुछ नहीं है, ये सूक्ष्म के प्रति, ये जो है, ये जो सूक्ष्म के प्रति छायावाद जो है वो बच्चों क्या है कि यो मान के चलो कि जो विशाल काय है, जो विराट है, उसके विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है। ये जो है
विराट के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ करके एक लाइन में उसकी परिभाषा देने की कोशिश की है। तो यहाँ बच्चों जो मेटाफर है वो तो मैं पूरा समझाऊंगा आपको, पर यही समझो, ए मेटाफर इज ए कॉम्पैक्टेड सिमिली। कॉम्पैक्टेड का मतलब होता है उसको दबा देने के पश्चात, उसे दमित कर देने के पश्चात अनावश्यक या अवांछनीय शब्दों का हट जाना। देखना आप क्या लिखा है, बढ़ के सुनाता हूं। ए मेटाफर इज ए फ्रेज, एक मेटाफर एक प्रकार का वाक्यांश होता है, विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है, वन थिंग एक चीज का, बाई स्टेटिंग अनदर थिंग, विद विच एक चीज का दूसरी चीज को स्टेट करते हुए या दूसरी चीज को उद्धृत करते हुए एक चीज का वर्णन करता है, विद विच इट कैन बी कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, जिसके साथ आप इसकी तुलना करते हैं, लेकिन तुलना करते हुए कौन कौन से शब्द नहीं आ सकते, विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, यानी बिन एज और लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग किए बिन, एज और लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग किए बिन, जब आप दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के मध्य कंपैरिजन करते हैं तो बच्चों को मेटाफर कहलाता। सम एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर्स, मेटाफर्स के कुछ उदाहरण हैं। तो देखो बच्चों, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, शेक्सपियर जो है अपनी कविता में कहता है 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कविता का नाम क्या है, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, माने जिंदगी के 7 चरण। ये कविता शेक्सपियर की लिखी हुई है। जैक नाम का जो पात्र है वो इस कविता को पढ़ता है, उनका एक ड्रामा है उसमें से ली हुई है ये। तो देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारी दुनिया एक पोडियम है, सारी दुनिया एक रंगमंच है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि सारी दुनिया एक रंगमंच के समान है। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो इसमें सिमिली होती, अगर मैंने ऐसा कहा होता तो इसमें उपमा अलंकार होता। लेकिन बच्चों मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये सारी दुनिया एक रंगमंच है। एंड ऑल द मेन एंड विमेन, एंड ऑल द मैन एंड विमेन, विमेन बोल रहा हूं, वुमन नहीं होता बच्चों, जब इसका बहुवचन करते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, विमेन हो जाता है। बोर्ड पे लिख के दिखाता हूं, WIMIN, इसे ये पढ़ना पड़ेगा। आप ये कहोगे सर कि W के बाद तो आ रहा होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा विमेन। क्या बोला मैंने, विमेन। तो एंड ऑल द मैन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स, प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी होता है, होता होगा, परंतु यहां बच्चों प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी नहीं है, यह प्लेयर्स का मतलब एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं। तो शेक्सपियर कहता है कि ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है और जितने भी स्त्री और पुरुष हैं हम सब यहाँ अभिनेता हैं। अभिनेता का मतलब है कि वी आर नॉट हियर परमानेंटली, हम लोग यहाँ स्थायी रूप से नहीं हैं, कुछ दिनों के बाद में इस दुनिया को छोड़ के हमें जाना है। ये कटु सत्य है, दिस इज ए बिटर ट्रूथ दैट शैल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, जो सदैव प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा याद रखा जाना चाहिए। जीवन एक रंगमंच है और हम सब इसमें क्या है, विशेष किरदार निभाने वाले हैं। तो बच्चों मैंने ये तो नहीं कहा कि ऑल मैन एंड विमेन आर मेयरली लाइक द प्लेयर्स, मैंने लाइक शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने एज शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब आप दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर करते हैं लेकिन लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वह हिंदी में रूपक अलंकार होता है और अंग्रेजी में कौन सा होता है बच्चों, अंग्रेजी में मेटाफर होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले मैं लूंगा 2 मिनट का ब्रेक। ओके। मेटाफर एक एग्जाम्पल बताया आपको, ये एग्जाम्पल बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। लिख के याद करो इसे, 2-4 बार बोल के याद करो। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज एंड ऑल द मैन एंड विमेन आर मेयरली प्लेयर्स। ये किसके द्वारा कहा गया, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा। उनकी एक कविता है, उनका एक सोनेट है, पोयम है उनकी, जिसका नाम क्या है,
द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के 7 चरण, जिंदगी के 7 चरण नाम की जो कविता है उनकी, उसमें जैक नाम का जो पात्र है वो इस कविता को पढ़ता है, उस कविता को सुनाता है, तो आपको ये लाइन याद हो जानी चाहिए। आइए देखिए आप, फिल योर पेपर विद द ब्रीदिंग्स ऑफ योर हार्ट। वर्ड्सवर्थ कहता है अगर कविता लिखनी है तो कविता ऐसे वैसे नहीं लिखी जाती है। वर्ड्सवर्थ तो कुछ भी कहता होगा, लेकिन हमारे हिंदी की महान कवि सुमित्रा नंदन पंत भी कहते हैं, वियोजी होगा पहला कवि आसे, उपजा होगा गान, और निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। दरअसल क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ तो यह भी कहता है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमेजिनेशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, अर्थात हमारे अंतःकरण में जो भावनाएं हैं उन भावनाओं का जब सहज प्रवाह होता है और वो शब्दों का जामा पहन के बाहर निकलती है, तब बनती है कविता। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि कागज को अपने जज्बातों से गीला कर दो। देखो, फिल अप योर पेपर विद ब्रीदिंग्स ऑफ योर हार्ट, आपकी दिल की सांसें, कागज को अपने दिल की सांसों से, कागज को अपने दिल की सांसों से भर दीजिए। यहां ये कहा जा रहा है बच्चों कि यहां दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो ब्रीदिंग्स है उसके और हार्ट के बीच में, देखो बच्चों, ऑफ शब्द आ रहा है। ऑफ आते ही क्या आ जाता है, मेटाफर हो जाता है, लेकिन लाइक और एज अगर आ जाता तो क्या हो जाता, तो उपमा अलंकार हो जाता है। यहां बच्चों सांसों को क्या बताया गया है, दिल की सांसें। दिल की सांसें का मतलब ये है कि जो हमारा जिगर है, हमारा दिल है, उसको क्या बताया गया है, हमारे दिल या हमारे जिगर को इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, हमारे दिल या जिगर को वो बताया गया सांसें। क्या बताया गया है, सांसें। देखना, फिल योर पेपर विद द ब्रीदिंग्स ऑफ योर हार्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी के अंदर बहुत अच्छे कवि हैं और इनको माना जाता प्रिस्ट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का पुजारी। और मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया, हिंदी के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, उन्हें कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि। इन दोनों की कविताओं की स्टाइल एक जैसी है, फर्क बस इतना है कि उन्होंने हिंदी में लिखा है वो छायावाद के जाने माने स्तंभ हैं, और ये जो है अंग्रेजी में जो रोमांटिक पीरियड है, उस रोमांटिक पीरियड के जाने माने पोएट हैं ये। और कौन सा दूसरा कवि, कोलेरिज, एस.डी. कोलेरिज, ठीक है। ये दोनों जो है इन्होंने लिरिकल बैलेड्स नाम की इनकी एक कोलैबोरेशन में किताब छपी, और उसके बाद में जो जिस युग का आगाज हुआ उसे कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में रोमांटिक पोएट्री, ठीक है। ओके, देखेंगे आप। तो यहां पर देखो, फिल अप योर पेपर, अपने कागज को भरो विद द ब्रीदिंग्स ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की सांसों से। दिल के समान सांसें नहीं है, दिल की सांसों से, यानी दिल के ऊपर सांसों का आरोप कर दिया गया। कागज को दिल की सांसों से, दिल की सांसों से, दिल के उच्छ्वासों से परिपूर्ण कर दीजिए। ये वाली लाइन देखो, माइल्स टू गो। मैंने बच्चों को थोड़ी देर पहले सुना है आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, स्टॉपिंग बाई ए स्नोवी इवनिंग नाम की कविता है। कविता का नाम क्या बताया मैंने, स्टॉपिंग बाई ए स्नोवी इवनिंग, एक बर्फीली शाम के वक्त ठहर जाना, एक बर्फीली शाम के वक्त जो है ठहर जाना, ये कविता का नाम है, जिसमें कवि अपने पोनी के ऊपर, PONY पोनी यानी टट्टू, वो टट्टू के ऊपर बैठ के जाता है, और जब जाता है तो रास्ते के अंदर उसको बड़े सुखद नजारे, बड़े सुखद दृश्य देखने को मिलते हैं। तो उसका दिल कहता है कि इन्हीं दृश्यों में रम जाऊं, इन्हीं दृश्यों को देखता रहूं, इस नयना विराम दृश्य को ताउम्र देखता रहूं। लेकिन फिर दिल तो कहता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता नहीं, चलना चाहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है, क्योंकि चलना हमारा काम है। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की कविता हिंदी में लिखी है कि दो बात सुख दुख की हुई, कुछ बोझ मन का हट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहें, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। वो जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका दिमाग कहता है कि हमें तो चलना पड़ेगा, इसलिए वो लाइन आती है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये सच है कि जंगल सुंदर सघन और विस्तृत हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे मेरा वादा निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले कई मीलों चलना। यहां सोने का मतलब सोना नहीं है बच्चों, यहां सोने का मतलब है बिफोर डेथ, समझ गए। चिरकाल की निद्रा में सोने से पहले, चिर निद्रा में सोने से पहले, मृत्यु रूपी चिर निद्रा में सोने से पहले मुझे कई मील चलना है। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, माइल्स टू गो इज ए मेटाफर फॉर कंटिन्यूइंग जर्नी ऑफ लाइफ। माइल्स टू गो जो है बच्चों, ये इस बात को बताता है कि जिंदगी क्या है, जीवन एक अनवरत यात्रा है, जीवन एक सतत यात्रा है, ये बात इसमें कही गई है। तो माइल्स टू गो जो है बच्चों, ये पूरा फ्रेज इस बात को दर्शाता है कि यहाँ कई मीलों चलना हमारा भावार्थ नहीं है, हमारा भावार्थ तो यह है कि जिंदगी एक यात्रा है, जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है। ओके, तो आइए देखेंगे आप, इज ए कंटिन्यूइंग जर्नी ऑफ लाइफ एंड स्लीप इज ए मेटाफर ऑफ डेथ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि स्लीप का मतलब बच्चों सोने से नहीं है,
स्लीप का मतलब यहां पर मृत्यु रूपी चिर निद्रा में सोने से है। तो यहां स्लीप शब्द का दूसरा मीनिंग निकाला गया है। इसलिए यहां कौन सा अलंकार काम कर रहा है? यहां पर जो बच्चों अलंकार काम कर रहा है वो है मेटाफर। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये पोयम है विलियम ब्लेक की है, सो फार एज आई रिमेंबर, जहां तक मुझे याद है विलियम ब्लेक की कविता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, इसमें भी मेटाफर है। आइए बढ़ेंगे। कॉलिंग ए पर्सन ए नाइट आउल, अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आ गया रात्रिकालीन उल्लू, तो बच्चों क्या आपके कहने से वो उल्लू हो गया? नहीं हुआ ना, परंतु आपने उसको उल्लू से कंपेयर किया। लेकिन मजे की बात यह है कि कंपेयर करते वक्त आपने लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, इसलिए अलंकार कौन सा होगा? इसलिए अलंकार हिंदी में रूपक होगा, अंग्रेजी में मेटाफर होगा। हिंदी में रूपक होगा, अंग्रेजी में मेटाफर होगा। आगे देखेंगे आप। कॉलिंग ए पर्सन ए नाइट आउल और एन अर्ली बर्ड, या किसी को आप अर्ली बर्ड कहते हैं, और सेइंग लाइफ इज ए जर्नी, और आप कहते हैं जिंदगी एक सफर है। और अगर आप ऐसा कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है, क्या कहते हैं आप? जिंदगी एक सफर है जिसमें मंजिलें हैं, पड़ाव है, सवेरा है। ठीक है, जिसमें मंजिलें हैं, पड़ाव है, सवेरा है, तो जिंदगी एक सफर है। आपने ये तो नहीं कहा कि जिंदगी सफर के समान है। अगर ऐसा कहा होता तो उपमा अलंकार होता, परंतु आपने ऐसा नहीं कहा, इसलिए यहां रूपक अलंकार है, अंग्रेजी में मेटाफर। अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। मैं अधिक से अधिक हिंदी का सहारा लेकर के आपको चीजें समझाता हूं, मैं अधिक से अधिक बातों को हिंदी से कोरिलेट करके बताता हूं। हिंदी पढ़ाना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, पर इतना तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि मैं हिंदी बहुत अच्छी जानता हूं, है ना। आगे देखेंगे आप। कॉलिंग ए पर्सन ए नाइट आउल और एन अर्ली बर्ड और सेइंग लाइफ इज ए जर्नी आर कॉमन कन्वेंशनल मेटाफर्स, यह है बच्चों साधारण परंपरागत रूपक। हिंदी में तो परंपरागत रूपक दूसरे होते हैं, जैसे चांद, हम कहते हैं उसका मुख चांद के समान है, हम कहते हैं वो पृथ्वी के सदृश सहनशील है, हम कहते हैं वो सागर के समान गहरा है। ठीक है, ये तो बच्चों हिंदी के रूपक है। और अंग्रेजी के अंदर वहां की जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ये जो भी आगे हैं, नाइट आउल बोलते हैं, अर्ली बर्ड बोलते हैं, लाइफ इज ए जर्नी ऐसा बोलते हैं। विलियम, ये अपने जो पंथ की कविता है जिसके अंदर वो जो सूरज की जो पहली किरण है उसको क्या बोलता है? प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, चपल बता दे उषा आगमन, तूने कहां से पाया रंगिणी, तूने ऐसा, ये मृदु गाना, ऐसी कोई लाइन है उनकी। तो जिसके अंदर जो बच्चों प्रातः काल है उसकी तुलना वो एक चिड़िया से करते हैं, चिड़िया का रूपक बांधते हैं उसके ऊपर। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि आप एक वस्तु के ऊपर जब दूसरी वस्तु का आरोप करते हैं तो उसे हिंदी में रूपक और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेटाफर कहते हैं। मुख्य लाइन जो है, परिभाषा इतनी सी है, इसी को याद करना है ना। आइए बढ़ेंगे। अब आएगा बच्चों एलिट्रेशन। ये अंग्रेजी का मेरे हिसाब से सबसे सरल अलंकार है और ये हिंदी में भी चलता है। पहले हिंदी में समझाऊंगा, उसके बाद अंग्रेजी में समझाऊंगा। आपने बच्चों हिंदी में वो लाइन तो सुनी होगी, शायद रसखान ने लिखी है, तरनी तनुजा, तरनी मानी सूर्य होता है और तनुजा यानी बेटी, सूरज की बेटी यमुना नदी को कहा जाता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहां देखो बच्चों, आपने तरनी तय, तनुजा तय, तट तय, तमाल तय और तरुवर तय। तय नाम का जो वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध पुस्तक में एक लाइन लिखी है, हे सुदर्शन चक्र पाणी अब बेड़ा पार लगाइए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी, भूरी का मतलब होता है बच्चों बहुत, ये तत्सम शब्द है। जैसे हमने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, यानी हमने उसकी बहुत बहुत प्रशंसा की। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ये जो भय है बच्चों, ये कितने बार आ रहा है? भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, कई बार आ रहा है। हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके? उसी तरीके से बच्चों मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। अंग्रेजी में आप कहते हैं फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। लाइन लिख के बताता हूं। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। इस दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो। इसमें एक भी ऐसा आदमी नहीं है, इस दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसमें दोष ना हो। यानी टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का काम और माफी देना भगवान का काम है। आप यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। यहां देखो बच्चों, फ्यू मैन आर फ्री, एफ आ रहा है, फ्रॉम एफ आ रहा है और फॉल्ट के अंदर भी एफ आ रहा है। ये बच्चों हिंदी में अनुप्रास और अंग्रेजी में एलिट्रेशन कहलाता है। एक ही वर्ण की एकाधिक बार, एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार उसी क्रम पर, उसी स्थान पर, जैसे यहां पहला तो वहां भी पहला ही होना चाहिए उसे, अगर यहां बीच वाला वहां भी बीच वाला होना चाहिए, यहां अंतिम तो वहां भी अंतिम होना चाहिए। एक ही वर्ण या एक ही लेटर जो होता है बच्चों, उसकी जो बार बार फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन 2 टाइम्स,
एक ही जगह, एक ही ऑर्डरली उसकी जो फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, कर्मानुसार होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसी पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? ऐसी पंक्ति में जो अलंकार होता है बच्चों, वो हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहलाता है और अंग्रेजी में क्या कहलाता है? और अंग्रेजी में आप उसको कहते हैं अंग्रेजी में आप उसको कहते हैं एलिट्रेशन। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, लाइन बताई मैंने, वो रसकान की हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो सकती है, दोनों में से किसी एक की है ना। तो देखना बच्चों, द वर्ड एलिट्रेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटीरा। लेटीरा नाम का लैटिन भाषा का शब्द जो है उससे उत्पत्ति हुई है एलिट्रेशन शब्द की, मीनिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। और लेटीरा का मतलब होता है वर्णमाला के अक्षर या वर्णमाला के वर्ण। आगे बढ़े। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ ए सर्टेन साउंड। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक विशेष ध्वनि या एक विशेष वर्ण की आवृत्ति एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स और फ्रेजेज। यानी जो शब्द आ रहे हैं या जो वाक्यांश आ रहे हैं उनके स्टार्टिंग में एक ही जो वर्ण होता है उसकी बार बार जो आवृत्ति होती है, 2 या 2 से अधिक बार उसका रिपीटिशन होता है, उसको आप इलिट्रेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट रिदम। इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों किस बाबत? इसका प्रयोग रिदम क्रिएट करने के लिए किया जाता है। रिदम का मतलब होता है बच्चों लय। रिदम शब्द को लिखें आप एक बार, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं। इस रिदम की खास बात यह है बच्चों, देखो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 लेटर्स, लेकिन इसके अंदर एक भी वोवल नहीं है। ये शब्द अपने आप में निराला इस मायने में है क्योंकि इसमें एक भी क्या नहीं है, वोविल नहीं है। आप कहोगे सर वाई है, वाई को वोविल नहीं माना जाता, वो सेमी वोविल होता है, परंतु आप इसे मानते तो वैसे कॉन्सोनेंट ही है। ए ई आई ओ यू को अंग्रेजी में वोविल्स कहते हैं और ये शब्द इस मायने में विशेष शब्द बन जाता है क्योंकि इस पूरे शब्द के अंदर एक भी वोवल नहीं आ रहा। जबकि आप दूसरे शब्द देखोगे तो आपको इतना बड़ा शब्द आपको दूसरा शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहां बताया गया, देखो आप इस बात को देखें, इट इज यूज्ड टू क्रिएट रिदम थ्रू रिपीटिशन। पुनरावृत्ति के माध्यम से लय पैदा करने के लिए इस अलंकार का प्रयोग किया जाता है। एंड टू इवोक इमोशन, हमारे जज्बात जगाने के लिए। कविता के अंदर एक प्रकार की रिदम या लय, एक प्रकार की धुन पैदा करने के लिए और हमारे सोए हुए जज्बात जगाने के लिए इस अलंकार का प्रयोग किया जाता थ्रू कनोटेशंस अटैच्ड टू सर्टेन साउंड्स। यानी जो कुछ साउंड्स हैं, कुछ ध्वनियां हैं, उनके साथ में जो कनोटेशंस अटैच हैं, जो ध्वनियां है, तो उसके आधार पर क्या है बच्चों, अपनी भावनाओं को जगाने के लिए आप इस अलंकार का प्रयोग करते हो। हियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स। ए फ्यू का मतलब बच्चों क्या होता है? फ्यू यानी तो एक भी नहीं, न के बराबर। और ए फ्यू का मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस देता है। तो आपको कहना पड़ेगा हियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। यहां पर एलिट्रेशन के कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। द एलिट्रेशन दैट रिपीट्स द एस एंड आई साउंड्स। एस और आई साउंड्स को रिपीट करने वाली जो एलिट्रेशन, वो देखो बच्चों, शैली किसी का नाम है, शैली किसी का नाम है, शैली सेल्स, सी शेल्स। शैली बेचता, क्या बेचता है? शैली बेचता है बच्चों। सी शेल्स का मतलब होता है समुद्र के अंदर पाए जाने वाली घोंजे वगैरह, घोंजे, वो बेचता है। बाय द सी शोर, बाय द सी शोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे पर, बीच होता है, समुद्र का तट, यू नो बीच, है ना। तो शैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, यानी शैली नाम का जो लड़का या शैली नाम का जो व्यक्ति है वो समुद्र के तट के ऊपर समुद्र में पाए जाने वाले सीपी, घोंजे इत्यादि इत्यादि जो है वो बेचता है। तो ऐसा बार बार आ रहा है। पीटर पाइपर, पीटर नाम का जो पाइपर है, पाइपर होता है जो पाइप बजाता है। जैसे आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यू नो क्या बजाते हैं वो, बांसुरी, शहनाई, शहनाई वादक है। तो यहां देखिएगा, पीटर पाइपर पिक्ड अप ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ये जो पूरी लाइन है बच्चों, इसमें आपने क्या देखा? इसमें आपने ये देखा कि पी नाम का जो अंग्रेजी का लेटर है उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इसमें एलिट्रेशन होगा, हिंदी में अनुप्रास। ब्रेट ब्रॉट बंडल्स ऑफ ब्रेड टू द बेकरी। ब्रेट नाम का जो व्यक्ति है वो लेकर आया, क्या लाया? ब्रेड के बंडल लाया, है ना। कहां लेके आया? टू द बेकरी। बेकरी वाला जो है उसके पास लेके आया। तो मुझे जो चीज समझानी है वो सिर्फ ये है कि बी नाम का जो लेटर है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसका रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए अलंकार कौन सा कहलाएगा? इसलिए बच्चों ये अलंकार वो कहलाएगा जो मैं बता रहा हूं आपको कौन सा, हिंदी में अनुप्रास, अंग्रेजी में एलिट्रेशन। कंठ कलापी कूक कहेगा आजा साजन ओ सजना। यहां देखो, कंठ कलापी, कंठ रूपी कलापी, ये तो रूपक अलंकार है। और कंठ कलापी कूक कहेगा, कह कह बार बार आ रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? इसलिए वही होगा अलंकार जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अनुप्रास।
मैत्री शरण गुप्त की पंचवटी नाम की किताब में बहुत अच्छी लाइन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो नीचे वाली लाइन को छोड़ो, ऊपर वाली देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें। आ रहा चेचे, ये चेचे बार बार आ रहा है, ये हिंदी में अनुप्रास होगा, अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में इलिट्रेशन होगा। बाकी बात आपको समझनी है, उदाहरण याद करना है। आइए बढ़े। ओनोमेटोपिया, ये स्पेलिंग जो है बच्चों, ये जो ओनोमेटोपिया है, ये अलंकार दो बातों में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों ओनोमेटोपिया की स्पेलिंग जरूर पूछी जाती है। देखो ओनो, कोई समस्या नहीं, ओ एनो। फिर मेटो, MATO, यहां तो कोई समस्या नहीं। अब पिया, तो पिया की स्पेलिंग आप बनाओगे PIA या PIYA, पर ऐसा नहीं है, POEIA, ये याद करना पड़ेगा। POEIA स्पेलिंग अच्छे से याद कर लो। ओनोमेटोपिया को बच्चों हिंदी में बोलते हैं ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार। क्या बोलते हैं? ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें ध्वनि की, जिसमें जो ध्वनि है उसकी क्या होती है बच्चों, ध्वन्यार्थ व्यंजना का मतलब होता है ध्वनि के आधार पर अर्थ की व्यंजना हो जाती है, ध्वनि के आधार पर ही अर्थ प्रकट हो जाता है। जैसे नदियां कल 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 बह रही है, ये जो कलकल कलकल शब्द बोला बच्चों मैंने बार बार, ये ध्वनि है, और इस ध्वनि के अर्थ से ही, इस ध्वनि से ही अर्थ की व्यंजना हो रही है कि मैं नदी की बात कर रहा हूँ। म्याऊं म्याऊं बोलते ही आप जान जाते हो कि मैं बिल्ली की बात कर रहा हूं। टिप टिप बरसा पानी, तो टिप टिप बोलते ही आप समझ गए कि बारिश की बात कर रहा हूँ। ओनोमेटोपिया को हिंदी में ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार कहते हैं। ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार वह होता है जिसमें ध्वनि के माध्यम से अर्थ की व्यंजना हो जाती है। देखो बच्चों, फटाफट इस अलंकार को मैं आपको क्लियर करता हूं। Sometimes the sound of the words give great support to the sense. कई बार किसी शब्द की जो साउंड होती है वो उसके सेंस को बहुत अधिक संबल देती है। The phrase cool moonlight with its long vowels and 2L sound certainly sounds very restful. Cool और जो moonlight शब्द है, तो ये जो है बच्चों बहुत ही रेस्टफुल ध्वनित होती है। This tendency in words to echo meaning, यानी शब्दों की ऐसी प्रवृत्ति कि अर्थ गुंजित हो जाए, अर्थ ध्वनित हो जाए बाय द एक्चुअल साउंड, साउंड के द्वारा, इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। इतनी सी परिभाषा बच्चों यहीं से याद करनी है आपको। देखो जिसकी जगह कर दो द टेंडेंसी इन वर्ड्स टू इको मीनिंग बाय द एक्चुअल साउंड इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। यही है डेफिनेशन, याद करने लायक, इतना ही याद करना है। आगे देखें, ये देखो बच्चों, मार्जोरी बोल्टन, ये कोई व्यक्ति है जिन्होंने ये परिभाषा दी है। इट इज फाउंड इन एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म इन मेनी ऑफ द वर्ड्स डिस्क्राइबिंग साउंड्स। कई शब्द ऐसे हैं जो ध्वनि के अर्थ की व्यंजना करते हैं। वो शब्द पकड़ो बच्चों, सच इज बज। बज यानी क्या होता है? मछलियां बिनबिना रही है, ठीक है, तो बज का प्रयोग होता है। उसी तरीके से फिज, क्रैश, ठीक है, एरोप्लेन क्रैश हो गया तो आवाज से लग रहा है। बैंग, धड़ाम से आप क्या करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, तो बैंग, विदे बैंग का मतलब होता है ना। थंप, उसी तरीके से मियाओ, मियाओ ये बिल्लियां करती है। क्वैक, गिगल, सिजल, हिस, ये सांप की आवाज है, ठीक है बच्चों। स्नीज, छींकना। थर्ड, धड़ाम से कोई चीज नीचे गिराना। और आगे लिखा है बच्चों स्नोल्ट। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, इट रेफर्स टू साउंड सेंस डिवाइस, इट इज यूज टू क्रिएट आर्टिस्टिक इफेक्ट, अर्थात कलात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ओनोमेटोपिया का आप अर्थ समझ गए होंगे बच्चों कि ध्वनि में ही अर्थ की व्यंजना हो जाती है। और परिभाषा कहां से कहां तक याद कर दी है जो मैंने आपको बता दी है। और नीचे जो वर्ब्स हैं, उदाहरण हैं, इन्हें बच्चों आप लिख लिख के बाय हार्ट याद करेंगे। और बाकी बात बच्चों हम करेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।